कोलकाता एक ऐसा शहर जो रात में भी सोता नहीं है, लेकिन इसी शहर के पास हुगली नदी के किनारे फैली हुई सेनगुप्ता हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की छोटी सुई एक पर पहुंच चुकी थी और रात के सन्नाटे ने अपनी पलकों को झपकाए बिना चारों ओर निगाहें गराई हुई थी। रात को साइकिल पर घर लौट रहा चौकीदार अचानक बीच सड़क पर हल्का होने की जरूरत वजह थी गली के कुत्ते जो हमेशा मौके की ताक में रहते थे और चौकीदार कुत्तों से बेहद डरता था। साइकिल चलाते चौकीदार की नजर एक बड़े से घर के काले गेट पर पड़ी जो खुला हुआ था। कुत्तों के काटने के डर से बचने के लिए उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर हवेली में घुसने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए वो चौकीदार अंदर नहीं जा सका, लेकिन वहाँ किसी के ना होने का फायदा उठाकर उसने झाड़ियों के पास जाकर अपनी जरूरत पूरी कर ली। जैसे ही वो वापसी का रास्ता तय करने वाला था, अचानक लाल दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। चौकीदार को ये बहुत अजीब लगा। उसने दरवाजे के पास कान लगाया तो अंदर से तेज हलचल की आवाजें सुनाई दी। बिना देर किए वो दरवाजा खोलकर अंदर गया और कुछ ही देर में उसकी चीखें हवेली के सुनसान रास्तों में गूंज उठी। मगर उस सुनसान हवेली में उसकी चीखों को कौन सुनने वाला था। उधर शहर से दूर इस बड़ी हवेली में मौलवी साहब अपनी बेटी सना के साथ आ पहुँचे थे। दरअसल इस हवेली के मालिक जमींदार साहब मौलवी साहब, उनकी मौत के बाद उनके बच्चे विदेश चले गए थे और हवेली को मौलवी के सुपुर्द कर दिया था। बेटी, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, मौलवी साहब ने कहा। नहीं अब्बू, आप आराम करें, आज खाना मैं बनाऊंगी, आज खाना मैं बनाऊंगी, आज ऐसी बिरयानी बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम्हारी मदद चाहिए तो बुला लेना। सना रसोई में चली गई और गैस स्टोव जलाकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगी। उधर मौलवी साहब भी कमरे में जाकर सामान ठीक करने लगे। मौलवी साहब बिस्तर पर बिछाने के लिए चादर निकाल ही रहे थे कि उनकी नजर बिस्तर के कोने में पड़े एक शर्ट पर गई। जब उन्होंने शर्ट उठाई तो उस पर लाल रंग का दाग लगा हुआ था जो सूख चुका था। मौलवी साहब ने इसे एक आम कपड़ा समझकर कमरे की सफाई शुरू कर दी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ये वही शर्ट थी जो उस चौकीदार की थी जो कुछ हफ्ते पहले हवेली में आया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। रात का खाना खाने बैठे मौलवी और सना के खाने में अचानक मौलवी साहब को कुछ अजीब लगा। जब उन्होंने उसे उठाया तो वो एक जला हुआ मांस का टुकड़ा था, लेकिन जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक मरा हुआ चूहा था। साहब का हाथ कांप उठा और उन्होंने तुरंत ही उसे फेंक दिया। जैसे ही सना की नजर उस चूहे पर पड़ी, उसने भी अपने प्लेट को किनारे धकेल दिया और पिता को पानी का गिलास थमाते हुए कहा, अब्बू, मुझे नहीं पता ये कैसे आया। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारी गलती नहीं है, ये कसाई की गलती है जिसने मांस बेचा। परेशान मत हो, आज हम बाहर जाकर खा लेंगे। ये कहकर दोनों बाप बेटी हवेली को ताला लगाकर बाहर निकल गए। पर जाने से पहले छत पर कोई खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, जिसके हाथ खून से सने हुए थे। रात का खाना खाकर दोनों बाप बेटी हवेली के पीछे वाले बाग में टहल रहे थे। अब्बू, आप नाराज तो नहीं है? नहीं बेटी, तू जानती है तेरी माँ ने हमारी शादी की सालगिरह पर हलवा जला दिया था। तब भी अब्बू, ये किस्सा आप 1000 बार सुना चुके हैं। कभी कुछ और यादें ताजा करने से पहले अचानक उन्हें पेड़ की एक शाख से अजीब सी आवाज आई। जब दोनों ने देखा तो पेड़ की शाख पर एक औरत बैठी थी जो एक इंसानी हाथ कच्चा चबा रही थी और उस हाथ से टपकता खून बाग की मिट्टी को लाल कर रहा था। जैसे ही उनकी नजर उस औरत से मिली, उसने खून से सने होठों से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, चाहोगे? तुम कौन हो? और ये मेरा नाम सोनी है, जमींदार बाबू की छोटी बीवी। मैं उन्हें कई सालों से ढूंढ रही हूँ, पर कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं, और जब कोई मुझे कुछ नहीं बताता तो
तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ और फिर मैं उन्हें खा जाती हूँ। क्या तुम जानते हो जमींदार बाबू कहाँ है? सोनी के इस सवाल ने बाप बेटी दोनों को कांपने पर मजबूर कर दिया। दोनों डर के मारे अपने कमरे में भागकर बिस्तर के कोने में बैठ गए। सोनी ने दरवाजे पर काफी देर तक दस्तक दी, फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ देर बाद दोनों को कमरे की छत से खरोंचने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, सोनी छत पर लटकी हुई थी। उसकी लंबी धारदार नाखून दीवार में गढ़े हुए थे और उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला। तभी उसके मुंह से खून और मरे हुए चूहों की बारिश होने लगी। सना वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन मौलवी साहब बेहोश हो गए। सना ने जब लॉबी में जाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके पिता पीछे रह गए हैं। कांपते हुए वह वापस कमरे में गई और जो दृश्य उसने देखा उससे वह जलता हुआ एक छोटा सा दिया था और बिस्तर पर न तो खून था न ही मरे हुए चूहे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि कुछ देर पहले उनके साथ क्या हुआ था। आखिरकार उसने अपने पिता को ठीक से बिस्तर पर लेटाया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर मौलवी साहब की नब्ज चेक की, इंजेक्शन दिया और एक पर्ची थमाते हुए कहा, इन दवाइयों को ले आओ। सना दवाइयाँ लेने जा ही रही थी कि रास्ते में एक अनजान आदमी ने उसे रोका और एक कागज दिखाते हुए पूछा, माफ कीजिए, मेरा नाम अजय है, मैं नया हूँ यहाँ, क्या आप मुझे इस पते तक पहुँचा सकती हैं? ये उसका अपना घर का पता था। आप यहाँ क्या काम करते हैं? दरअसल मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। मुझे बताया गया है कि जमींदार बाबू की हवेली में कोई आत्मा है। सच में यहाँ आत्मा है, आप जल्दी से मेरे साथ आइए। अजय हवेली में दाखिल हुआ और अपने बैग से एक ईएमएफ मीटर निकाला। उसने मीटर को हवेली के चारों ओर घुमाया। जब मीटर को लाल दरवाजे की ओर घुमाया गया तो मीटर की रीडिंग 15 से पार हो गई, जो इस बात का संकेत था कि वहाँ कोई मौजूद है। डरने की जरूरत नहीं है, अजय ने कहा। पुराने घरों में अक्सर ऐसे संकेत मिलते हैं। शायद इस घर में एल्युमिनियम की वायरिंग है जो मीटर को भ्रमित कर रही है। शाम होते होते अजय ने पूरी हवेली का निरीक्षण किया और फिर मौलवी साहब के साथ खाना खाते हुए कहा, मैंने पूरे घर की जांच की है और मुझे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अजय की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक कमरे की बिजली गुल हो गई। एक दिया जल उठा और उसकी रोशनी में वही चेहरा दिखा, सोनी का चेहरा, जिसकी आंखें नीली थी और होठ खून से सने हुए थे। सॉरी, मैंने तुम्हें बात खत्म नहीं करने दी। तुम कह रहे थे ये घर सुरक्षित है, अजय ने कहा। जमींदार बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुबह तक अगर तुम इस घर से चले गए तो ठीक, वरना सबको मार दूंगी। रात में मौलवी साहब और सना हवेली छोड़कर चले गए, लेकिन क्या अजय को सोनी के सच का पता चलेगा? अब समय ही बताएगा कि इस लाल दरवाजे के पीछे क्या होने वाला है।